तो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो सेशन है हमारा, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का सेशन है। तो जिन लोगों ने अभी 1 नहीं देखा वो जाकर वहां से देख सकते हैं गाइस, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज प्रैक्टिस सेट आप लोग पूरा देखा करिए। इसके साथ साथ मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करती हूँ, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगी सबको आपको नोट करना है, उसको रिवीजन करना है। और ये बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा जब आप एग्जाम देंगे। तो प्लीज ये सारी चीजें करिए, मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए इस एसएससी जीडी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट का प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो आपको बताना है कि जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है वो किस राज्य में है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो हरियाणा में है, ये आपको याद रखना है। और अगर पूछे कि हरियाणा के किस जिले में, तो अगर जिला आपसे पूछ लेता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के गुड़गांव जिला में स्थित है, ठीक है। तो ज्यादातर राज्य पूछता है, लेकिन कभी कदार है ना जिला भी पूछ लेता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये किस जिले में है। तो ये आपको याद रखना है कि ये गुड़गांव जिले में है। उसके बाद है, अगर सेकंड पॉइंट की बात, अगर सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की स्थापना पूछ ले कि इसकी जो है वो स्थापना कब हुई है, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है गाइस। इसका भी डेट आपको याद रखना पड़ेगा गाइस। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी ये आपको याद रखना है 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हरियाणा में और कौन कौन से पक्षी अभयारण्य है। तो सबसे पहले तो है, आपको याद हो गया कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है। तो ये हरियाणा में। एक और जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, भिंडावास पक्षी अभयारण्य। भिंडावास पक्षी अभयारण्य अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ है, तो गाइस ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जितने भी है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न सब है गाइस, इसको नोट करते चलेगा। तो इससे आपको याद रखना है कि अगर भिंडावास पक्षी अभयारण्य पूछे तो आपको याद रखना है कि भिंडावास पक्षी अभयारण्य जो है ये भी आपके हरियाणा में है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड, बताइए कोई बता सकता है कि उत्तराखंड में जो है वो कौन सा आपका पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है। तो उत्तराखंड में जो है वो कौन सा पक्षी अभयारण्य, तो याद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है आसान बैराज। आसान बैराज जो है पक्षी अभयारण्य कहाँ है गाइस, ये आपको नोट करना है। तो आसान बैराज पक्षी अभयारण्य जो है ये आपका उत्तराखंड में है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ इसको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप लिख लीजिएगा आसान बैराज पक्षी अभयारण्य, ये जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपके उत्तराखंड में। भिंडावास और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये आपके कहाँ है, तो ये आपके हरियाणा में। तो मैं सिर्फ पक्षी तक लिखती हूँ ताकि आप आगे समझ ही जाइएगा, पक्षी अभयारण्य की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में जो है वो कौन सा पक्षी अभयारण्य है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो है ये हमारा मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये कहाँ है गाइस, तो आपको नोट कर लेना है कि मंजीरा पक्षी अभयारण्य जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो एक इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है आपका 3 चीज क्लियर हो गया। यहाँ से बहुत सारी प्रश्न जो है वो क्लियर हो रहे हैं। तो प्लीज इसको नोट करते चलिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करेगा इस, तो इसमें आपको याद रखना है कि सरदारपुर जो है, सरदारपुर अभयारण्य जो है ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। या घाटी गांव जो है ये कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से आपको ये नोट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप इसे याद रखिएगा, सरदारपुर। सरदारपुर जो है ये कहाँ है गाइस, ये आपको नोट कर लेना है। तो सरदारपुर जो है ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से जो है इतना सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है गाइस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। तो आपको बताना है कि कौन सा तत्व है जो हवा के एक प्रमुख अनुपात में जो है ये मौजूद है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए कि कौन सा तत्व है जो हवा में जो है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताइए कि ये कहाँ है। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो नाइट्रोजन। जो तत्व जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात में जो मौजूद है वो नाइट्रोजन है। तो अगर बात करें कि ये नाइट्रोजन जो है ये कितना मौजूद है, तो आपको याद रखना है कि ये वायुमंडल का लगभग 78% जो हिस्सा होता है ना, ये बनाता है। ये कितना हिस्सा बनाता है वायुमंडल का, तो यहाँ पे आप जो है इसको लिख लीजिएगा गाइस, आपको ध्यान रखना है ये वायुमंडल का कितना परसेंट हिस्सा बनाता है।
तो ये वायुमंडल का जो है गाइस, इसको नोट करिएगा, वायुमंडल का 78% हिस्सा जो है ये कौन बनाता है, तो 78% हिस्सा जो है ये बनाता है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद जो है कौन ऑक्सीजन बनाता है, इसके बाद कौन बनाता है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रोजन के बाद जो है ऑक्सीजन बनाता है, और ऑक्सीजन जो है ये कितना बनाता है, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑलमोस्ट 21% जो है हिस्सा बनाता है। ये कितना परसेंट हिस्सा बनाता है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑक्सीजन 21% बनाता है, और जो नाइट्रोजन है वो 78% बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको एक पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं नाइट्रोजन से संबंधित। तो सबसे पहले है कि नाइट्रोजन को जो है वो इसका प्रतीक क्या है, तो नाइट्रोजन का एन है। अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करें कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो है ये कितना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जो है गाइस वो है 7, ठीक है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है गाइस, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या जो है ये 7 है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको बात करें, अगर नाइट्रोजन की खोज, नाइट्रोजन की जो खोज है वो किसने की थी, तो बताइए नाइट्रोजन की खोज कब और किसने की थी। तो अगर बात करें नाइट्रोजन की खोज की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। और अगर पूछे कि रदरफोर्ड ने जो है इसकी खोज कब की थी, ये भी पूछता है कभी कभी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी और कब की थी, तो 1772 में जो है इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन से। तो टोटल इतना प्रश्न है जो कि आपको नाइट्रोजन से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है कि पृष्ठ तनाव का जो है वो एसआई मात्रक क्या है। तो आपके ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी रेडियन प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति सेकेंड, या ऑप्शन डी कूलाम। तो अगर कूलाम की बात करें गाइस, तो ये किसका एसआई मात्रक है, तो आपको बताना है। तो अगर कूलाम की बात करें गाइस, तो विद्युत विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है गाइस, तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का जो एसआई मात्रक है ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये चाल का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड जो है ये चाल का एसआई मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जो रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। तो रेडियन प्रति सेकंड अगर किसी को पता तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये किसका है, तो ये कोणीय वेग का एसआई मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका एसआई मात्रक है, तो कोणीय वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ये रेडियन प्रति सेकंड होता है। और मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो चाल का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। और न्यूटन प्रति सेकंड जो होता है ये किसका होता है, तो ये पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपको मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मीटर मीटर प्रति सेकंड जो होता है वो चाल का एसआई मात्रक होता है, यानी कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक आपसे पूछा था कि बताइए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपको बताना है कि सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी मयूराक्षी नदी पर, या ऑप्शन सी झेलम नदी पर, या ऑप्शन डी चेनाब नदी पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। और अगर पूछिए कि सलाल परियोजना जो है, ये सलाल परियोजना ये किस राज्य में है, तो ये आपको याद रखना है कि सलाल परियोजना जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना है, तो जम्मू कश्मीर में ये सलाल परियोजना है। और सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, ठीक है। और सलाल परियोजना जो है ये आपका कौन सा परियोजना है, ये भी ध्यान रखना है। तो सलाल परियोजना जो है ये एक जल विद्युत परियोजना है। ये कौन सा परियोजना है आपको याद रखना है, तो ये जल विद्युत परियोजना है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो कब शुरू हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 1970 में जो इसका निर्माण शुरू हुआ था। आपको याद रखना है कि इसका निर्माण जो है ये कब शुरू हुआ, तो इसका जो निर्माण हुआ था ये भी आपको नोट कर लेना है। इसका जो निर्माण शुरू हुआ था, तो इसका जो निर्माण शुरू हुआ था ये शुरू जब हुआ था, पूर्ण नहीं, शुरू जो हुआ था वो 1970
1978 में जो है इसका निर्माण शुरू हो गया था सलाल परियोजना का। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक जल विद्युत परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये बताएगा कि नर्मदा नदी पर जो है ये कौन सा है बांध है। आपका बताना है कि नर्मदा नदी पर आपका कौन सा परियोजना है। तो नर्मदा नदी पर जो आपका परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना जो है ये किस पर है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। तो यहाँ पे तो जो है ये सबको पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो ये कहाँ है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ है, ये नर्मदा नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना जो है ये कहाँ है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है ये थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो परियोजना है इसी के नाम पे रखा गया, इसी नदी पे, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो मयूराक्षी परियोजना किस पर है गाइस। तो याद रखिएगा कि मयूराक्षी परियोजना जो है ये मयूराक्षी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जो है ये कहाँ है गाइस। तो तुलबुल परियोजना जो है ये आपके झेलम नदी पर है, ठीक है। तो झेलम नदी पे कौन सा परियोजना है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है गाइस। तो इसको याद रखिएगा कि तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर स्थित है। तो कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी मिलान करके दे देता है या कभी ऐसे ही पूछ लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ है। तो आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था। तो आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी राजगीर में, ऑप्शन सी वैशाली में, या ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ था वो राजगीर में हुआ था। और अगर पूछे कि ये कब हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध समिति का। तो 483 ईसा पूर्व जो है इस समिति का जो है वो आयोजन हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखना है। और इस समय के जो है प्रथम बौद्ध समिति से जो है आपको कुछ पॉइंट और याद रखना है, जैसे कि इसमें आपको याद रखना है कि इस समय के अध्यक्ष, आप बताइए कि प्रथम बौद्ध समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष याद रखना है, ये कब हुआ था और किस स्थान पे हुआ था, या और इस समय के जो है वो किसका शासनकाल था। ये 3-4 पॉइंट जो है याद रखना पड़ेगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम बौद्ध समिति में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे गाइस। तो महाकश्यप। इस समय के जो अध्यक्ष कौन थे गाइस, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो महाकश्यप जो है इस समय के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये याद रखना है, महाकश्यप जो है वो अध्यक्ष थे, ये तो पहला हो गया। उसके बाद जो है इस समय का जो है वो किसका शासन काल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस समय के जो शासन काल जिसका चल रहा था वो अजात शत्रु का चल रहा था। इस समय किसका शासन काल चल रहा था गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस समय जो शासन काल चल रहा था वो अजात शत्रु का चल रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसका शासन काल चल रहा था गाइस, तो अजात शत्रु का शासन काल था उस टाइम जब प्रथम बौद्ध समिति हुआ था। तो किसका शासन काल था, अजात शत्रु का। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और किस स्थान पे हुआ था, तो राजगीर में। उसके बाद अगर पाटलिपुत्र की बात करें गाइस, तो यहाँ जो है यहाँ आपका तृतीय बौद्ध समिति हुआ था। यहाँ जो है यहाँ आपका कौन सा बौद्ध समिति हुआ था गाइस, ये याद रखिएगा। तो ये तृतीय बौद्ध समिति हुआ था, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो है ये कब हुआ था, तो ये भी आपको डेटा भी याद रखना है। ये जो हुआ था तृतीय बौद्ध समिति जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 255 ईसा पूर्व हुआ था। ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 255 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर द्वितीय की बात करें, द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध समिति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो द्वितीय बौद्ध समिति जो हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ हुआ था, तो ये वैशाली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि द्वितीय बौद्ध समिति जो वैशाली में हुआ था ये कब हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध समिति वैशाली में हुआ था, जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था। ये कब हुआ था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये 383 ईसा पूर्व हुआ था। तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सबरीमाला मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि सबरीमाला जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी ओडिशा में,
ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबरीमाला मंदिर जो है ये आपके किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है। और सबरीमाला मंदिर जो है ये किसको समर्पित है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें कि ये किस भगवान को समर्पित है, तो पिक्चर में जो आप देख रहे हैं यही आपका सबरीमाला मंदिर है, जो कि ये किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान अयप्पा को ये समर्पित है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ये किसको समर्पित है गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अयप्पा अयप्पा को जो है, अयप्पा भगवान को जो है ये समर्पित है, ये सबरीमाला। और ये कहाँ है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके जो है ये आपके केरल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनको समर्पित है। उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड में। गाइस बताइए कि उत्तराखंड में जो है आपका कौन सा जो है मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें केदारनाथ, केदारनाथ जो मंदिर है ये आपका कहाँ है गाइस, तो केदारनाथ मंदिर जो है ये आपके उत्तराखंड में। तो अगर केदारनाथ मंदिर की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है ये कहाँ है, तो केदारनाथ मंदिर है ये आपके उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में जो है ये कौन सा मंदिर है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लिंगराज मंदिर जो है ये कहाँ है, तो लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर हो या फिर सूर्य मंदिर हो, ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों ही उड़ीसा में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है ये हमारा कौन सा मंदिर है, तो महाराष्ट्र में जो है ये आपको ध्यान रखना है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। तो कैलाश मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये कहाँ स्थित है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो मंदिर से रिलेटेड और राज्य को जो है ये आपको याद रखना है कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो कितनी है। तो आपको बताना है कि जो भारत के उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो ये है जो कि इंडिया का मैप है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे जो है ये क्या है गाइस, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो आपसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है ये आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो लंबाई है ये कितनी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15200 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 3214 किलोमीटर जो है वो उत्तर से लेके दक्षिण तक का है। और अगर पूर्व से लेके पश्चिम तक का पूछ ले, यानी कि अगर इसमें पूछ ले तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट और ये आपका हो जाएगा ईस्ट। तो इसकी लंबाई पूछिए कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई जो है ये कितनी है। तो 2933 जो है, यहाँ पे जो है मैं ऑप्शन ही ऐसे डाली ताकि सारी चीजों को समझा सको। तो इसको याद रखिएगा इसकी पूर्व से लेके पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है। तो पूर्व से जो पश्चिम की जो लंबाई है ये 2933 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसकी लंबाई है, ये पूर्व से लेके पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है, तो 2933 किलोमीटर पूर्व से लेके पश्चिम की लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं 6100 किलोमीटर, ये बताइए। तो 6100 किलोमीटर ये भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये भी, ये सारे जो है ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये सबको नोट कर लीजिएगा। तो भारत की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है गाइस, तो भारत की तट रेखा की लंबाई है जो कि 6100 किलोमीटर है, ये भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि स्थलीय सीमा की जो लंबाई होती है वो 15200 है। तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है गाइस, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ये भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15200 किलोमीटर जो है ये भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो याद रखिएगा 6100 किलोमीटर ये किसका है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई है। 2933 किलोमीटर किसका है, पूर्व से लेके पश्चिम का लंबाई है। और आपका जो है 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई है। और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। तो बताइए कि अंतिम वायसराय जो है वो कौन था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत के अंतिम वायसराय थे और इनका जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था, तो इनका जो कार्यकाल था गाइस आपको याद रखना है, ये अंतिम वायसराय थे और इनका जो कार्यकाल था वो 1947 से लेकर के, इनका कार्यकाल कब था 1947 से लेकर 1948 तक जो है ये इनका कार्यकाल था। उसके बाद बात करते हैं विलियम बेंटिंग की गाइस। तो विलियम बेंटिंग के बारे में अगर बात करते हैं गाइस, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे गाइस, ये आपको नोट कर लेना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है या फिर अंतिम गवर्नर जनरल, इस तरीके से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था 1828 से लेकर 1835 जो है ये किसका कार्यकाल था, तो 1828 से लेकर 1835 जो कार्यकाल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय। तो आपको याद रखना है कि प्रथम वायसराय कौन थे, तो प्रथम वायसराय जो थे वो कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ये प्रथम वायसराय थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग का जो था वो कार्यकाल कब से कब तक था, तो अगर लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो 1858 से लेकर 1862 था। तो इसका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 1858 से लेकर 1862 तक जो कार्यकाल था वो लॉर्ड कैनिंग का था और ये भारत के प्रथम वायसराय थे। तो इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 1848 से लेकर 1856 था, ये किसका कार्यकाल था, ये लॉर्ड डलहौजी का था। और इन्हीं के समय जो है वो हड़प नीति जो है, जो सबसे पहले इन्होंने सितारा को अपनाया था। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हड़प नीति जो है ये किसके समय थी गाइस, ये याद रखिएगा। हड़प नीति, तो हड़प नीति जो है या फिर व्यापक का सिद्धांत, ये आपको ध्यान रखना है। ये लॉर्ड डलहौजी ने ही इसको ये चालू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको लागू किसने किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपको बताना है कि भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो अगर बात सबसे पहले करते हैं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा जो है ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये आपको नोट कर लेना। तो ये टोटल जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो कौन कौन से राज्य है जिससे होकर ये गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से राज्य हैं जो गुजरती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है कि इनमें से किस किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है या किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आपको याद रखना है। ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है और कौन कौन सा इसका राज्य है ये भी आपको नोट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो गुजरात, ये गुजरात से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो ये कैसे गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। अगर यहाँ पे जो है मैप में देखेंगे तो ये यहाँ से लेके ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जिसमें इसमें बहुत सारे जो है आते हैं, जिसमें कि मैं यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगी पिक्चर में। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात से गुजरती है। गुजरात के बाद आपको अगला राज्य याद रखना है राजस्थान। गुजरात के बाद अगला राज्य आपको याद रखना है राजस्थान से गुजरती है। उसका आपको याद रखना है, ये तीसरा राज्य आपको याद रखना है। तीसरा किससे गुजरती है, तीसरा आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो 3 राज्य हो गया जिससे होकर ये गुजरती है। कौन कौन सा, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चौथे की बात करें ये किससे होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के बाद आपको याद रखना है चौथा राज्य। चौथा राज्य जो याद रखना है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किससे होकर गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद है पांचवा राज्य आपको याद रखना है। पांचवा जो हो गया ये आपका झारखंड। झारखंड से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पांचवा राज्य आपका कौन सा हो गया, झारखंड से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद अगर छठे की बात करें, ये छठा आपका एक कौन सा राज्य हो गया, तो गाइस छठा आपको याद रखना है
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल से होकर भी आपका जो है कौन सा गुजरता है, तो कर्क रेखा जो है ये पश्चिम बंगाल से होकर भी गुजरती है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है सातवां। सातवां आपको याद रखना है, सातवां जो है ये किससे गुजरती है गाइस, तो सातवां आपको याद रखना है मिजोरम। मिजोरम से होकर भी गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत लोगों को मिजोरम में है ना दिक्कत होता है, याद रखिएगा ये मिजोरम से होकर गुजरती है। और अगला आपको याद रखना है त्रिपुरा, यानी कि आठवां जो है वो आठवां कौन सा राज्य हो गया, तो आठवां आपको याद रखना है त्रिपुरा से। तो ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे जो है ये आपको मैं बता दूं, ये जो होकर गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो गुजरात भी है, मध्य प्रदेश, झारखंड भी और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्यों में से नहीं है। तो इसमें से आपसे पूछा था कि किससे होकर नहीं गुजरती, यहाँ पे आप देख सकिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है किससे होकर ये नहीं गुजरती है, तो ये गुजरात से, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे होकर जो है ये नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किससे होकर गुजरती है ये राज्य आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार जो है वो नहीं आता है। तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार है जो नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये इसका जो है ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको याद रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार है। आर्टिकल किस अनुच्छेद तक है, तो 12 से लेकर 35 तक जो है ये किसका अनुच्छेद है, तो ये मौलिक अधिकार का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें 12 से लेकर 35 तक है, और अगर भाग पूछे ये कौन से भाग में, तो आपको याद रखना है कि ये भाग 3 में, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से सबसे पहले तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो इसका जो है 44वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया। को याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसे हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है इसे हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। उसके बाद जो है ये अभी कौन सा अधिकार है, तो ये अभी जो है ये कानूनी अधिकार है। और किसके आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 300 के तहत जो है इसे जोड़ा गया है। और ये 300 अनुच्छेद 300 ए में जो है ये कौन सा अधिकार हो गया है, तो 300 अनुच्छेद 300 के ए में जो है ये संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। तो ये अभी किसके तहत है, तो 300 ए के तहत जो है इसमें अभी है संपत्ति का अधिकार, जिसे संपत्ति का अधिकार हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। उसके बाद जो है इसे किस आर्टिकल में रखा गया, तो आर्टिकल 300 में। फिर उसके बाद बात करते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, यानी 14 से लेकर 18 तक जो है ये किसमें है, समता का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 में। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा कि 19 से 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये किस आर्टिकल के तहत है, तो शोषण के विरुद्ध जो है वो 23 से 24। 23 से जो 24 जो है ये किस में कौन सा अधिकार है, तो 23 से 24 में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 14 से लेकर 18 तक है, इसमें कौन सा है, तो 23 से 24 जो है ये किसमें है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है ये कब से कब तक है, तो 14 से लेकर 18 तक। और 19 से लेकर 22 में जो अधिकार दिया गया वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंदोली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी वन विहार नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नवेगांव नेशनल पार्क, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस चंदोली नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, और नवेगांव नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इस पर बाद में सारी चीजों को क्लियर करेंगे। पहले बता दें कि ये जो है ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन विहार नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो ये फिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है, अगर राज्य पूछेगा तो आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर राज्य पूछे तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है गाइस, तो आप याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है यहाँ जो है ये आपका वन विहार
स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वन विहार को जो है कब घोषित किया गया इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, 1983 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे घोषित कब किया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, तो इसे घोषित किया गया था 1983 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया कब किया गया गाइस, 1983 में। उसके बाद चंदौली नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये चंदौली नेशनल पार्क जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर पूछे ये किस जिला में है तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सतारा जिला में स्थित है। महाराष्ट्र के किस जिला में स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये सतारा जिला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो इसे कब घोषित किया गया, तो 2004 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। इसे कब घोषित किया गया गाइस, तो 2004 में जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया और ये किस राज्य में। तो ये दोनों मैं लिखा रही हूँ, इसे आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो इसे घोषित किया गया था वो 2004 में इसे घोषित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें नवेगांव नेशनल पार्क, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये तो अभी आपको याद रखना है कि नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद बात करें कि ये किस जिले में स्थित है, तो इसको ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में जो है ये आपका कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो महाराष्ट्र के जो गोंदिया जिले में है ये आपका जो है नवे नेशनल पार्क जो है ये स्थित है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किस राज्य में, दूसरा आपको जिला याद रखना है। और बताइए कि इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है कब घोषित किया गया, तो इसे आपको याद रखना है कि 1975 में। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं सिर्फ इतना ही लिख दे रही हूँ, इसे कब ये किया गया, तो 1975 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो आपके ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी काराकोरम दर्रा, ऑप्शन सी पीर पंजाल दर्रा या ऑप्शन डी बनियाल दर्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बनियाल दर्रा है। और बनियाल दर्रा जो ये कहाँ स्थित है ये भी आपको याद रखना है कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, पहले आपको याद रखना है। और बनियाल दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बनियाल दर्रा से जो कि है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ है गैस, ये आपको याद रखना है कि जवाहर सुरंग जो है ये बनियाल दर्रा में, जवाहर सुरंग कहाँ है गैस ये आपको ध्यान रखना है। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, तो बनियाल दर्रा में जो है ये आपका जवाहर सुरंग स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा की अगर बात करें तो जोजिला दर्रा जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो ये किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को जो है ये किससे जोड़ता है, श्रीनगर को जो है ये लेह से जोड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जोजिला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है, तो अगर बात करें जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है ये सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ऊंचा दर्रा जो है ये काराकोरम दर्रा है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ये भी जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो ये भी जो है ये कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बात करते हैं कि पीर पंजाल जो है ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5,654 मीटर जो है ये ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है, तो 5,654 मीटर जो है ये कितना ऊंचा है, तो 5,654 मीटर जो है ये काराकोरम जो है दर्रा है ये इतना ज्यादा ऊंचा। और इसी वजह से सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो गया, तो सबसे ऊंचा दर्रा जो है ये काराकोरम दर्रा। उसके बाद यहाँ पे जगह नहीं तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि काराकोरम दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है, तो ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ये जो जोड़ता है ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ठीक है, काराकोरम दर्रा। उसके बाद बात करते हैं पीर पंजाल दर्रा, ये कहाँ स्थित है, तो पीर पंजाल दर्रा भी कहाँ स्थित है, पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सारे दर्रे जो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखिएगा कि कौन सा दर्रा जो है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है या जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनियाल दर्रा में। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा जिसकी ऊंचाई 5,654 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। अगर माध्यम तापमान में वृद्धि होगी तो ध्वनि की गति को ये कैसे प्रभावित करेगी, यह आपसे पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए की ध्वनि यानी कि अपरिवर्तित रहेगा,
उसके बाद ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि गति में कमी होती है, या ऑप्शन सी ध्वनि की गति बढ़ती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो ध्वनि की गति को ये कैसे प्रभावित करेगी, यानी कि जो ध्वनि की गति होगी वो अपरिवर्तित रहेगा, या ध्वनि की जो गति होगी वो कम होगा, या ऑप्शन सी यानी कि ध्वनि की गति जो है वो बढ़ेगा, या ऑप्शन डी इसमें से कुछ नहीं होगा। तो अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि होगी गाइस, तो ये ध्वनि की गति जो है ये भी बढ़ेगी, और ये कैसे बढ़ेगी इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ध्वनि की गति जो है ये बढ़ती है। तो याद रखिए, जब माध्यम तापमान में जब वृद्धि होगी तो मॉलिक्यूल की जो है वो गति ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि जो अणु होगी मॉलिक्यूल्स, उसकी जो है ये क्या होगी, अणु की जो है ये गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी तो ये कंपन पैदा करेगा, और कंपन जब पैदा करेगा तो ध्वनि की गति भी जो है ये बढ़ेगी। तो यानी कि गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगी और मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये कंपन पैदा करेगा, और इसी कंपन पैदा जब होगी तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली छपेली है। तो छपेली जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की, ऑप्शन सी महाराष्ट्र की, या ऑप्शन डी राजस्थान की। तो सबसे पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो है ये सबसे प्रसिद्ध जो है लोक कला नृत्य कौन है, तो नौटंकी। नौटंकी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो नौटंकी जो है ये भी उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद बात करें रासलीला। रासलीला जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो रासलीला जो है ये भी उत्तर प्रदेश की लोक कला नृत्य शैली है। उसके बाद बात करते हैं कजरी। कजरी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो कजरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश की है। तो रासलीला, नौटंकी ये सब जो है ये कहाँ की हो गई, उत्तर प्रदेश की हो गई। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश से जो है वो कौन कौन सा है, तो छपेली। छपेली जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है, तो छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद डांगी। डांगी जो है ये कहाँ की है, तो डांगी जो है ये भी हिमाचल प्रदेश की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि डांगी जो है छपेली जो है ये कहाँ की है, तो छपेली जो है ये हिमाचल प्रदेश की है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में जो है वो कौन कौन सा लोक कला नृत्य प्रसिद्ध है, तो सबसे पहले याद रखना है लावनी। लावनी जो है ये कहाँ की लोक कला नृत्य शैली है, तो लावनी जो है ये महाराष्ट्र की है। उसके बाद बात करते हैं तमाशा। तमाशा जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो याद रखना तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का है। उसके बाद राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो है ये कौन सी नृत्य जो है सबसे ज्यादा, पनिहारी नृत्य। पनिहारी लोक कला नृत्य जो है ये कहाँ की है, तो पनिहारी लोक कला नृत्य शैली जो है ये राजस्थान की है। उसके बाद बात करते हैं भवाई नृत्य। भवाई लोक कला नृत्य शैली जो है ये कहाँ की है, तो भवाई लोक कला नृत्य शैली जो है ये भी राजस्थान की। उसका सबसे प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा नृत्य है, घूमर। घूमर जो है ये कहाँ का नृत्य है, तो घूमर भी राजस्थान का लोक कला नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ से आपको हड़प्पा कालीन स्थल दिया हुआ है, और दूसरी तरफ से जो है उसके खोजकर्ता दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन ए की बात करें, यानी कि आपसे बोल रहा है कि धौलावीरा जो है जिसकी खोज की थी बी के थापर ने। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि हड़प्पा जिसकी खोज की थी दयाराम सैनी ने। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि सुरकोटा जिसकी खोज की थी जेपी जोशी ने, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि लोथल जिसकी खोज की थी एस आर राव ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धौलावीरा जो है वो बी के थापर है, जो कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इस हिसाब से तो करेक्ट है, बट धौलावीरा की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो धौलावीरा की जो खोज की थी वो जगपति जोशी जी ने की थी। तो धौलावीरा की जो खोज है वो किसने की थी, तो धौलावीरा की जो खोज की थी वो जगपति जोशी जी ने की थी। और जगपति जोशी जी ने इसकी खोज जो है वो कब की थी, धौलावीरा की, तो 1967 में जो है इसकी खोज की थी। कब की थी धौलावीरा की खोज, तो 1967 में जो है धौलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी जी ने। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज की थी वो किसने की थी, दयाराम साहनी ने। तो ये करेक्ट होगा, लेकिन दयाराम साहनी ने इसकी खोज कब की थी, तो 1921 में जो है ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। उसके बाद लोथल की बात करें तो लोथल की खोज जो की थी वो रंगनाथ स्वामी ने की थी। तो ये भी करेक्ट। तो इन्होंने जो खोज की थी वो कब की थी, तो 1953 में जो है इन्होंने लोथल की खोज की थी, यानी कि एस आर राव ने, या फिर यानी कि रंगनाथ स्वामी ने। सुरकोटडा की बात करें तो इसकी खोज जो की थी वो जेपी जोशी ने की थी। तो यानी कि इसमें जो सुमेलित नहीं था वो धौलावीरा का था, क्योंकि धौलावीरा की जो खोज की थी वो किसने की थी, जगपति जोशी जी ने की थी। और कब की थी, 1967 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पे काम कार्य करेगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ऑप्शन डी उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस पे कार्य करेगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत जो है वो कब किया गया था। तो आपको बताना है कि अकबर के द्वारा जो दास प्रथा का अंत किया गया था वो कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 1575 में, ऑप्शन बी 1574 में, 64 में, या ऑप्शन सी 1563 में, या ऑप्शन डी 1562 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1562 में जो है वो अकबर के द्वारा जो है दास प्रथा का अंत किया गया था। कब किसका अंत किया गया था, तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो कब हुआ था। तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो 1562 में हुआ था, दास प्रथा का अंत। उसके बाद बात करते हैं 1575 की। तो 1575 में जो इन्होंने क्या किया था कि 1575 में जो है वो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना हुई थी। तो इबादत खाना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो इबादत खाना की स्थापना जो है अकबर के द्वारा जो किया गया था वो किया गया था 1575 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1575, यानी कि इबादत खाना की स्थापना हुई। जजिया कर को समाप्त कब किया गया था गाइस, ये आपको याद रखना है। तो जजिया कर को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 1564 में। तो जजिया कर को समाप्त हुआ था 1564 में। और 1563 में जो है ये किसको समाप्त किया था। तो 1563 में जो है ये आप ध्यान रखिएगा, समाप्त 1563 में जो समाप्त किया था वो तीर्थ यात्रा कर को। तो तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त कब किया था। तो तीर्थ यात्रा कर को जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 1563 में। ठीक है, तो ये तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया था। तो 1575 में क्या था ये आपको ध्यान रखना है। तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई। 1564 में जो हुआ था वो जजिया कर को समाप्त किया गया। 1563 में जो हुआ था वो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया। और 1562 में जो है वो दास प्रथा का अंत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे करेगा इसकी ध्वनि की तीव्रता को मापने के हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताया है कि ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं उसमें किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनीमोमीटर का, ऑप्शन बी आमीटर का, ऑप्शन सी कैलिपर्स का, या ऑप्शन डी ऑडियोमीटर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑडियोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑडियोमीटर का। एनीमोमीटर की बात करें तो हवा की शक्ति और गति मापी जाती है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। तो हवा की शक्ति और गति किससे मापी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो हवा की शक्ति और गति ये मापी जाती है, ये एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो हवा की शक्ति और गति जो मापी जाती है वो एनीमोमीटर से। वस्तु की मोटाई जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, तो कैलिपर से। वस्तु की मोटाई किससे मापी जाती है, तो वस्तु की जो मोटाई मापी जाती है वो कैलिपर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, तो कैलिपर से। उसके बाद बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा के जो मापने के किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो आमीटर से। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है ये आप ध्यान रखिएगा। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो आमीटर से मापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होता है। तो आपको बताना है कि कौन सी प्रकृति जिसमें विद्युत चुंबकीय होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक्स किरणें एवं गामा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें एवं गामा किरणें, ऑप्शन सी अल्फा किरणें एवं बीटा किरणें, या ऑप्शन डी कैथोड किरणें एवं एक्स किरणें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें और गामा किरणें जो है इससे विद्युतीय चुंबक उत्पन्न होता है। तो विद्युतीय चुंबक जो है वो किन दो किरणों की वजह से उत्पन्न होता है, एक्स किरणें और गामा किरणें की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको बताना है कि वायुमंडल की किस परत में जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन है समताप मंडल में, ऑप्शन बी आयन मंडल में, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अगर वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में टोटल कितनी परत पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो है वो टोटल 5 परत पाई जाती है। वायुमंडल में टोटल कितनी परत पाई जाती है, तो टोटल जो है ये 5 परत पाई जाती है। ये याद रखना है कितनी
परत पाई जाती है? तो ये 5 परत पाई जाती है, जिसमें से जो है ओज़ोन परत किसमें पाई जाती है? तो समताप मंडल में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में कौन-सी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओज़ोन परत। उसके बाद जो है इसकी जो ऊँचाई है वो कितनी है? तो 15 से 30 किलोमीटर जो इसकी ऊँचाई है। इसकी ऊँचाई कितनी है समताप मंडल की? तो समताप मंडल की जो ऊँचाई है वो 15 से 30 किलोमीटर जो है इसकी ऊँचाई है। 15 से 30 किलोमीटर जो है ये किसकी ऊँचाई है? 15 से 30 किलोमीटर में जो है ये समताप मंडल की ऊँचाई है, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है कि मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है वो किसमें होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। तो मौसम से संबंधित घटना किसमें होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो मौसम संबंधी घटना जो होगी, चाहे वो आंधी, तूफान, बारिश जो भी हो, ये किसमें होती है? तो आंधी, तूफान, बारिश क्षोभ मंडल में। तो मौसम संबंधित जितनी भी घटना होगी ये किसमें होगी? तो मौसम संबंधित घटना जो होती है ये क्षोभ मंडल में होती है। अगर आपको इतना याद रखना है तो ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 जो है 2025 का ये समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और ये 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन जो है आपको पता था। तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा कितना ज्यादा क्वेश्चन आपसे करेक्ट हुआ है। और आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा और मुझे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।